हाँ जी, पढ़े इस एमसीक्यू नंबर 4 को। एमसीक्यू नंबर 4 को पढ़ें और बताएं क्या आंसर होगा। हरी अप हरी अप। देखें जी, सॉल्व करते हैं फिर एमसीक्यू नंबर 4 को। यहाँ पे आई प्लस जे और जे प्लस के दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो जब एंगल फाइंड करना है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट ले लें। तो देखें जरा, डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो क्या बनेगा, आई प्लस जे, आई प्लस जे डॉट जे प्लस के। ठीक है, और इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको लिखा जाएगा आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड इनटू जे प्लस के का मैग्नीट्यूड, और साथ है कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब एंगल ही तो हमने फाइंड करना है, इसलिए उसको थीटा का नाम दे दिया। अब देखें इनकी डॉट प्रोडक्ट लें। तो डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे आपको पता है आई डॉट जे क्या हो जाएगा, 0। ऐसे आई डॉट के क्या हो जाएगा, 0। जे डॉट जे क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 1 होती है, पता है हमें। उसके बाद फिर जे डॉट के क्या हो जाएगा, 0। अब यहां देखें आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड, मुझे बताएं क्या होगा आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड, कैसे फाइंड करते हैं जी। आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड, आई को पहले हम जे प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर चलें अच्छा मैं बता रहा हूँ, जे को छोड़े लाइव बस, ठीक है। हम जे आई प्लस प्लस जे का के मैग्नीट्यूड होगा √2। कैसे, साथ मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका ये है कि वेक्टर के साथ ये यूनिट वेक्टर का जो भी कोएफिशिएंट है, वो कोएफिशिएंट क्या है, आई का कोएफिशिएंट क्या है, 1। इसी तरह जे का कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो लिखेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर इन साइड द स्क्वायर रूट। यहाँ से हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा इस पूरे आई प्लस जे वेक्टर का, और ये क्या बनेगा, √2। ठीक है, इस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो इसका भी √2 बनता है, इसका भी √2 बनता है। अच्छा बाकी देखें जरा, अब मजीद जब आगे चलेंगे तो बनेगा 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो बनेगा 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। और कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होता है, वो तो होता है 60 डिग्री। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक हो गया जी, क्लियर जी। जी सर ये दोबारा बता दें, वो मैंने मीटिंग लीव कर दी थी। मैंने ये बताया कि इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है ना, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट ले लें। तो ये डॉट प्रोडक्ट मैंने ले ली, देखें फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर इज इक्वल टू फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ये जो हम डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला पहले सीख चुके हैं कि ए डॉट बी यस सर। किसके इक्वल होता है, वो होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। तो यही मैंने लिखा, दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो अब इनकी डॉट प्रोडक्ट तो क्या आएगी, आपके सामने कैलकुलेट हुई है, ये 1 बनेगी, जबकि इसका मैग्नीट्यूड होगा √2, इसका मैग्नीट्यूड होगा √2 कॉस थीटा, ऐसे ही। बाकी तो आगे सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया जी। ओके सर। अच्छा अब आते हैं थर्ड एमसीक्यू की तरफ, सॉरी फिफ्थ एमसीक्यू की तरफ। पढ़ें फिफ्थ एमसीक्यू को और बताएं क्या आंसर बनेगा इसका। सॉरी सर क्या लिख रहा हूँ ए मैं, ऑप्शन 11 12 13 14 एंड दिस वन इज 15। जी तहरीम क्या कह रही हैं आप, एमसीक्यू नंबर 3 करना है ना, 13 करना है सॉरी। हाँ जी तहरीम क्या कहा आपने। सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेक्टर्स ए बी एंड सी सेटिस्फाई द रिलेशन ए डॉट बी इक्वल टू 0 एंड ए डॉट सी इक्वल टू 0। तो आपने बताना है कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू, वेक्टर ए किसके पैरेलल है इन चारों में से। सर ए और डी में कुछ कंफ्यूजन है।
चलें अच्छा मैं बताता हूँ, देखें जरा, एक मिनट ठहरें, इस बोर्ड को पहले मैं साफ कर लूं अच्छी तरह, पहले उसको पढ़ लें। वहां पे क्या कहा हुआ है उसने, वहां पे कहा है कि a डॉट बी इक्वल टू 0। पहले मुझे बताएं a डॉट बी इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, कि a और b के दरमियान एंगल कौन सा है? हाँ जी, a डॉट बी इक्वल टू 0 है तो a और b के दरमियान क्या एंगल बनेगा? 0 डिग्री। हाँ 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट 0 है तो आंसर 90 होता है, एंगल 90 होता है। तो a और b के अच्छा सर दरमियान, सर। cos 90 हो जाएगा। हाँ तो a और b के दरमियान 90 होगा। ऐसे a डॉट c भी 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब है a और c के दरमियान भी 90 है। इसका फिर क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है a जो है वेक्टर b के भी परपेंडिकुलर है, a वेक्टर c के भी परपेंडिकुलर है। तो जब a b और c दोनों की परपेंडिकुलर है तो सिचुएशन क्या बनेगी, देखें जरा। सपोज करें ये आपके सामने मैं रखता हूं, ये दो वेक्टर्स हैं b और c, ये b और c दो वेक्टर्स हैं, ये वाला वेक्टर b है, ये वाला वेक्टर c है। अब यहां पे जब कहा जा रहा है कि a डॉट बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है a वेक्टर b के परपेंडिकुलर है ना, इस वेक्टर b के परपेंडिकुलर है। इसी तरह a डॉट सी इक्वल टू 0 का मतलब a वेक्टर c के भी परपेंडिकुलर है, यानी a इसके भी परपेंडिकुलर है। तो जब a दोनों के परपेंडिकुलर हुआ तो इसका मतलब है a इस तरह से आएगा, डायरेक्टली अपवर्ड या फिर डायरेक्टली डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो अब जब a दोनों के परपेंडिकुलर है, वेक्टर a के भी परपेंडिकुलर, वेक्टर c के भी परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब है कि वेक्टर a जो है वो b और c जो मिलके जो प्लेन बना रहे हैं उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर हुआ ना। ठीक हो गया, इतनी चीज आई समझ? यस सर। यस सर। हाँ। अब जब वेक्टर a b और c के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो हमें तो पता है कि b और c के प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर तो वही होता है जो b क्रॉस c वेक्टर होता है, क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ ली है कि दो वेक्टर की यस सर। दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट से जो नया वेक्टर बनता है वो पहले वाले दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो अब अगर ये वेक्टर b ये वेक्टर c है तो b क्रॉस c जो है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो b क्रॉस c भी तो ऐसे ही होगा, सीधा अपवर्ड। अब b क्रॉस c भी अपवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड कुछ भी हो सकता है। अब b क्रॉस c भी इसी तरह है अपवर्ड, और वेक्टर a वो भी हमें उस सिचुएशन से नजर आ रहा है वो भी अपवर्ड है। तो इसका मतलब है वेक्टर a जो है वो b क्रॉस c के पैरेलल हुआ। सो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। आगे बात की समझ? यस यस सर। सर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 14 को पढ़ें। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन विच अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट। वेक्टर को मैक्सिमम कितने कंपोनेंट्स में हम तोड़ सकते हैं? इसका तो जवाब मैं पहले दे भी चुका हूं टॉपिक पढ़ाते हुए ही। इनफाइनाइट। सर बिल्कुल सी ऑप्शन ठीक इनफिनिट। है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। इनफिनिट मेनी कंपोनेंट्स में वेक्टर को ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसे होता मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अब आंसर क्या होता? 3। 3 होता, बिल्कुल ठीक है। कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में वो मैक्सिमम 3 बन सकते हैं, ए बी सी, सॉरी एक्स वाई जी, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जी कंपोनेंट। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ज्यादा से ज्यादा 3 बन सकते हैं, और जो है रेक्टेंगुलर के बगैर अगर सिर्फ कंपोनेंट्स की बात की जाए तो कंपोनेंट्स इनफिनिट बन सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखें, एमसीक्यू नंबर 15। सोचें इसको। देखें, सबसे पहले तो इसका डाटा इधर मैं साइड पे लिख लेता हूं, क्योंकि इधर आगे बोर्ड आ जाएगा अभी। तो यहाँ पे बताया हुआ सी जो है a प्लस बी के इक्वल है, वेक्टर सी जो है दैट इज इक्वल टू a प्लस बी वेक्टर्स। और साथ ही साथ वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का कहा हुआ है कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और साथ c का मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड का ट्वाइस है। हमें कहा जा रहा है कि आपने a और b के दरमियान एंगल फाइंड करना है, वेक्टर a और वेक्टर b के दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है। अब मैं करता हूं कैलकुलेट इसको, देखें जरा, बहुत ही सिंपल है ये भी, बस कॉमन सेंस यूज करनी है, कोई ये इतने मुश्किल नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि अगर एक वेक्टर में लेता हूं फोर्स जो कि है 2 न्यूटन की, एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है। अब एक और फोर्स है, दूसरी फोर्स जो कि है 5 न्यूटन की, ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है। मुझे बताएं जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जी, रिजल्टेंट फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड होगा? ये तो आसान से है, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या बनता है? 7।
7 बनेगा ना, सिंपली 7 बन जाएगा, यानी इधर कोई हेड टू टेल रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर वेक्टर्स पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, दोनों सूरतों में हेड टू टेल रूल अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि वो वेक्टर सिंपली स्केलर्स के मेथड से ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अब क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली स्केलर के मेथड से ऐड होके बता देंगे 7 न्यूटन। समझ आ गई बात की? अच्छा अब जरा देखें, जैसे यहां पे F1 प्लस F2 रिजल्टेंट फोर्स F के इक्वल आ गया, क्या यहां भी सेम सिचुएशन नहीं बन रही? देखें वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहे हैं इसके मुताबिक कि वेक्टर सी जो है दैट इज इक्वल टू A प्लस बी। इतनी चीज होगी क्लियर? अब ये वैल्यूज पुट करके देखें, ये दोनों वैल्यूज जो हैं, इन दोनों वैल्यूज को इस गिवन इक्वेशन में पुट कर दें। अगर ये दोनों वैल्यूज इस गिवन इक्वेशन में पुट करने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी इक्वेशन की दोनों साइडें अगर इक्वल आ जाती हैं, तो इसका मतलब है कि वो स्केलर के मेथड से ऐड होगी ना। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यूज यहां पुट करने से इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती, यानी दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती, तो इसका मतलब है कि स्केलर एडिशन का मेथड फिर सेटिस्फाई नहीं हुआ। और जब स्केलर एडिशन का मेथड सेटिस्फाई नहीं होगा तो इसका मतलब होगा कि वेक्टर फिर पैरेलल नहीं है। लेकिन अगर स्केलर एडिशन का मेथड सेटिस्फाई हो जाता है तो इसका मतलब है वेक्टर पैरेलल है। ठीक है, पुट करके देख लेते हैं। देखें सी की वैल्यू क्या उसने बताई है, सी की वैल्यू है 2a। इसी तरह इस a को मैं ऐसे ही रहने देता हूं। b की वैल्यू क्या बताइए, b की वैल्यू बताइए a। तो मुझे बताइए इक्वेशन सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई? जी यस सर। हो गई ना। तो इसका क्या होगी। मतलब है, सर इसका ये, इसका 0 डिग्री होगा। हाँ जी, इसका ये मतलब हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी फिर पैरेलल वेक्टर है ना। ए और बी फिर पैरेलल वेक्टर हैं, तभी तो वो सेटिस्फाई कर गए स्केलर एडिशन के मेथड को। क्योंकि दो वेक्टर्स तभी स्केलर एडिशन के मेथड को सेटिस्फाई करते हैं जब वो पैरेलल वेक्टर्स हों, लाइक दिस। तो यहां भी जब ए और बी सेटिस्फाई कर गए स्केलर एडिशन के मेथड को, तो इससे फिर यही कंक्लूजन निकलता है कि ए और बी पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो जब ए और बी पैरेलल वेक्टर्स हुए तो इनके दरमियान एंगल कितना हुआ? एंगल हुआ फिर 0 डिग्री। तो इसका आंसर फिर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ये आंसर है। क्लियर हुई जी? कोई मसला इसमें? यस सर। यस। ओके जी, तहरीम समझ आ रही है? तहरीम, तहरीम आपको मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही? पता नहीं तहरीम किधर गायब है। चलें अच्छा आप नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, एमसीक्यू नंबर 16। देखें जी इसको, एमसीक्यू नंबर 16 को बताएं क्या आंसर होगा इसका। देखें, वेक्टर ए और वेक्टर बी हमें गिवन है ना, हमने इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो एक दफा फिर ए डॉट बी यानी डॉट प्रोडक्ट ए बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम, और यही एंगल हमने फाइंड करना है। तो देखें ए डॉट बी, वेक्टर ए की वैल्यू पुट कर दें जो कि है i माइनस 5j, आगे डॉट, और फिर वेक्टर बी की वैल्यू 2i माइनस 10j, 2i माइनस 10j इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड। अब ए मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखें ये वेक्टर ए है, अभी मैंने आपको मैग्नीट्यूड लेने का तरीका बताया कि जो आई का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस का साइन, जो जे का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। तो इस तरह पहला वाला वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा इनसाइड द स्क्वायर रूट 26। तो लिहाजा ए मैग्नीट्यूड की जगह मैंने लिख दिया अंडर रूट 26। ऐसे बी मैग्नीट्यूड देखें क्या बनेगा, तो वंस अगेन आई का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 2, तो बना 2 का स्क्वायर प्लस का साइन, जे का मैग्नीट्यूड -10 है तो ये बना -10 का स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 104 इनसाइड द स्क्वायर रूट, और आगे cos थीटा ऐसे ही लिखा। बस सिंपली अब कैलकुलेट करें। तो कैलकुलेट जब मैं करूंगा तो डॉट प्रोडक्ट लूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो देखें जरा लेफ्ट हैंड साइड पे डॉट प्रोडक्ट बनेगी आई का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 डॉट 2 यानी आई डॉट 2i, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2। इसी तरह -5j डॉट -10j, तो ये बनेगा +50 इज इक्वल टू अंडर रूट 26, ऐसे ही लिखा मैंने। और 104 जो है इसको मैं लिख देता हूं अंडर रूट 26 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि कैलकुलेशन करनी है इसलिए मैंने लिखा।
अब ये लिखा 52 इज इक्वल टू, देखें √26 इंटू √26 क्या बनेगा, सिर्फ 26 विदाउट स्क्वायर रूट, जबकि 4 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा 2 इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब देखें 26 मल्टीप्लाई 2 52, 52 मल्टीप्लाई 52, सॉरी 52 डिवाइडेड बाई 52 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1, जो कि हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन ए। हो गया जी क्लियर? सर दोबारा बता देंगे, समझ नहीं आया। देखिए एंगल फाइंड करना है ना ए और बी के दरमियान, तो डॉट प्रोडक्ट मैंने अप्लाई कर दी। अब डॉट प्रोडक्ट अप्लाई की तो ए डॉट बी डायरेक्टली फाइंड कर लिया, जैसे हम करते थे फाइंड ए डॉट बी, जो डॉट प्रोडक्ट वाले मेथड में आपको डॉट प्रोडक्ट लेनी सिखाई थी दो वेक्टर्स के दरमियान बाय यूजिंग देयर। सर क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं लेते हैं इसमें? क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं लेते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट से फिर मुश्किल हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट से फिर ज्यादा कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी ना। अगर यहाँ पे मैं क्रॉस सर लगाता हूँ, आंसर दोनों से आ जाता है। आंसर तो दोनों से सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, लेकिन Okay, क्रॉस sir. प्रोडक्ट से कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। जब भी एंगल फाइंड करना हो ना, सुन लें, एंगल जब भी फाइंड करना हो तो एंगल फाइंड करने के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज करें, वो ज्यादा सूटेबल मेथड है, शॉर्ट मेथड है, उससे कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है। क्रॉस प्रोडक्ट से कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है, तो इसलिए एंगल के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज करें, ठीक है? ओके सर। तो सिंपली डॉट प्रोडक्ट ली, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड फाइंड किया, यहाँ पे पुट किया और कैलकुलेशन ही की और तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट देखें जी एमसीक्यू नंबर 16 को, देखें कैसे होगा। एमसीक्यू सॉरी 16 हो चुके हैं, एमसीक्यू नंबर 17। अच्छा एक मिनट, मीटिंग क्योंकि खत्म होने वाली है, मैं दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? इनको एमसीक्यूज को खत्म करना है अभी।